क्या देखा था, अर्थ्स मैग्नेटिज्म देखा था। एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, जो कि हो सकता है आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद कन्फ्यूजन है। तो उन लोगों ने एनसीईआरटी में आप अगर देखोगे तो अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास जो बार मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल शो किया गया है, और उसे वो बोलते हैं जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। लेकिन पता है समस्या क्या है? वो कहते हैं कि ये ऐसा नॉर्थ पोल है जिसमें फील्ड लाइंस एंटर करेंगी। समझ आ रही है बात? यानी कि अगर आप इसको जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बोलना चाहते हो, अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास अगर हम अपनी बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल बनाएं तो वो नॉर्मल बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से अलग होगा। और क्या अलग है उसके अंदर? कि जो जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है ये जियो मैग्नेटिक साउथ पोल है, तो फील्ड लाइंस साउथ से निकलेंगी और नॉर्थ में एंटर हो जाएंगी। तो बेसिकली कहना वो वही चीज चाह रहे हैं जो मैंने आपको बताई है, वो ये है कि अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास मैग्नेट का साउथ पोल होता है। ठीक है ना, बिहेव वैसे ही करता है, क्योंकि हम वही पढ़ते आ रहे हैं इसलिए बेटर होता है कि हम इस तरह से याद रखें। पर वो एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है, लेकिन इस नॉर्थ पोल में फील्ड लाइंस एंटर कर रही होती हैं। ठीक है, तो एक एक्सेप्शन टाइप बता दिया है कि हम इस तरह से ट्रीट करेंगे, थोड़ा सा अलग नेचर हो जाएगा इस मैग्नेट का। तो आप कंफ्यूज मत होना, आप बस ये याद रखना कि भाई अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ पोल के पास हमारी बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल आएगा, यानी अर्थ के साउथ पोल से फील्ड लाइंस निकलेंगी और नॉर्थ पोल में जाके एंटर करेंगी। समझ आ रहा है? जो हम नॉर्मल बार मैग्नेट मानते हैं उसके हिसाब से। ठीक है ना। उसके बाद हमने देख लिया था क्या कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में और एक वर्टिकल प्लेन में। ठीक है ना। एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इनके बारे में बात हो गई थी। tan थीटा हमें मिल गया था अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है ना। और उसी के ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया था। चलो इसी पर आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ये मान लो पहले तो अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज .1 gauge at a point with angle of dip जो है 37 डिग्री। ठीक है ना। और आपको दिया गया है कि अ व्हील मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट at speed v0 performing pure rolling। तो आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ जो भी जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एक्सल एंड रिम ऑफ द व्हील। समझ आया भाई? ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराया था, ध्यान देना। बेसिकली हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, रफ सरफेस है, प्योर रोलिंग हो रही है, आपके पास व्हील है, इसे हम एक्सल बोलते हैं, इसे हम रिम बोलते हैं। ठीक है ना। ये होते हैं स्पोक्स, तो स्पोक्स की लेंथ मैं एल ले लेता हूँ, स्पोक्स की लेंथ एल है, जो इस तरह से स्पोक्स रहते हैं। तो आपको रिम और एक्सल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। बताओ भाई, या एल की वैल्यू ले लो तो डेटा आ जाएगा। एल को मैं ले लेता हूँ 1 मीटर और वी को मैं ले लेता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ भाई।
देख लेते हैं। तो बेसिकली आपका जो व्हील है वो किधर से किधर जा रहा है, उन्होंने बोला है कि वो ईस्ट से मूव कर रहा है वेस्ट की तरफ, ठीक है ना। इस तरह से इसकी स्पीड हमें दी गई है v। अच्छा, प्योर रोलिंग कर रहा है तो मैं ओमेगा निकाल सकता हूँ, ओमेगा हो जाएगा v/r, यानी कि 10/1 यानी कि 10 रेडियन पर सेकेंड। तो व्हील घूम भी रहा होगा 10 रेडियन पर सेकेंड से। अब हमें एक चीज़ पता है कि अगर इस तरह से एक रॉड, ठीक है ना, ओमेगा से घूम रही हो तो उसके दोनों एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है डेल्टा वी, उसे मैं कितना बता सकता हूँ, उसे मैं बता सकता हूँ हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन है बी और रॉड की लेंथ है एल। ये सभी को याद है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो यहाँ पे सारे स्पोक्स घूम रहे हैं तो सभी क्या कर रहे होंगे, ईएमएफ डेवलप कर रहे होंगे। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस है एक्सेल और रिम के बीच का। समझ आ रहा है ना, सारी ईएमएफ पैरेलल में है तो इफेक्टिवली ई ही ईएमएफ आने वाला है। अच्छा, अब मुझे चाहिए इस डायरेक्शन से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो बात यह है कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ इस तरह से दिया हुआ है। आपकी वेलोसिटी इस तरफ है तो उससे परपेंडिकुलर फील्ड जो होगी वो आपकी कौन सी होगी, वो आपकी साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन वाली फील्ड होगी। तो वो कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा मुझे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना पड़ेगा। हम देख सकते हैं क्योंकि वर्टिकल प्लेन में व्हील मूव कर रहा है तो उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन की फील्ड कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की फील्ड होगी। अब ये एंगल आप देख सकते हो, एंगल ऑफ डिप आपको दिया गया है 37 डिग्री, एंगल ऑफ डिप दिया गया है 37 डिग्री। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड दी गई है 0.1 गॉज, तो इसे टेस्ला में बदलना पड़ेगा, तो इंटू 10 की पावर -4 आएगा, यानी कि 10 की पावर -5 टेस्ला। समझ आया भाई, क्योंकि एक टेस्ला जो है इक्वल होता है 10 की पावर 4 गॉज के। तो ये हमारे पास क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं सिंपली क्या फॉर्मूला लगा दूंगा, तो डेल्टा वी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी हाफ बी की जगह 10 की पावर -5, ओमेगा की जगह 10 और एल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। समझ आया क्या। अच्छा, ये तो फील्ड थी, इसका कंपोनेंट हमें हॉरिजॉन्टल वाला लेना है। तो b में 10 की पावर -5 नहीं आएगा बल्कि 10 की पावर -5 cos थीटा आएगा, cos 37, cos 37 होता है 4/5, यानी 4/5 इंटू 10 की पावर -7। तो इसमें एक में 4/5 और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना हो गया भाई ये, आप देख सकते हो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -5 वोल्ट। समझ आया क्या, कोई डाउट बोलो। बोलो भाई, किसी का सही तो था नहीं है पूरे समाज में। बीवी क्यों नहीं लिया, क्या बात है मेरे भाई विदित, इतना अच्छा डाउट कैसे पूछ सकते हो। सर नॉर्थ में ये नहीं हुआ, चलो कौन नॉर्थ, अच्छा नॉर्थ में ये स्टार्ट नहीं हुआ है। नॉर्थ का कोई बच्चा है क्या बेटा जिसने ज्वाइन किया हो, बताता हूँ मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यों लिया। नॉर्थ का कोई स्टूडेंट है भाई, अच्छा तो एक मिनट में आपको अनम्यूट कर लेता हूँ। एक बार हैंड रेज करना जरा, नॉर्थ का जो भी बच्चा है, हैंड रेज का ऑप्शन आ रहा होगा, हैंड रेज कर लो जरा। सारे नॉर्थ के हैं, तुम खुद नॉर्थ के ही हो क्या सुमित, चलो हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो आवाज़ आ रही है बेटा, हेलो। हेलो। हाँ हाँ सर, हेलो। हाँ भाई, क्या क्या हो गया तुम्हारा, क्या चल रहा था अभी। सर नॉर्थ में अभी बायोसेवर्ट लॉ खत्म हुआ था, उसका एप्लीकेशन चल रहा था बस। 12th के कौन कौन से चैप्टर हो गए हैं तुम्हारे। सर ट्वेल्थ के हुए मतलब ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी और 11 के कुछ बाकी थे। सर बोले 11th का थे क्या लास्ट बाकी में था, करा देंगे। 11th में क्या बाकी था भाई। एस एच एम ऑसिलेशन वेव्स वो पार्ट, एस एच एम से पूरा। अच्छा ठीक है, तो एसएचएम तो अभी यहाँ पे होगा तो फ़ायदा हो जाएगा तुम्हारे, एक बार हम कराने वाले हैं कुछ बच्चों को। और वेव्स, अच्छा पर तुम्हारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हुआ था पूरा, है ना, हम्म। वेव ऑप्टिक्स नहीं हुआ था। हम्म। नहीं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ, हम्म। हाँ पूरा सर। मैग्नेटिज्म नहीं हुआ है।
नहीं बायो-सेवर्ट लो। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो वो मैं अब बात करता हूँ उनसे, मैम से, और अपन जो भी होगा क्लास वगैरह देखेंगे उस हिसाब से, ठीक है ना। अभी तो आप समझने की कोशिश करो, हम्म, अगर ये क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन अभी नया टॉपिक जो स्टार्ट होगा उससे तो समझ आ ही जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई। हम्म। तो भाई ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन, ठीक है। तो अर्थ, अच्छा अब डाउट था, कई लोगों को डाउट था कि भाई मैंने हॉरिजॉन्टल वाली फील्ड ही क्यों ली, मैंने वर्टिकल वाली फील्ड क्यों नहीं ली। अच्छा, अपने पहिए को देखो भाई, आपका व्हील कैसे मूव कर रहा है। पहले ये पता है ना कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये पता है ना आपको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। अच्छा, अब व्हील आपका मूव कर रहा है इस तरीके से, उसकी रॉड जो है घूम कर रही है इस तरीके से। अच्छा, व्हील किस प्लेन में है, किस प्लेन में है मुझे ये बता सकते हो, व्हील का प्लेन क्या है, वर्टिकल प्लेन है या हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो आपको दिखेगा कि व्हील का प्लेन वर्टिकल है, ये सबको समझ आ रहा है। अच्छा, अगर वर्टिकल प्लेन है तो मैं इसे ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, देखना जरा, ऐसे बाहर आता हुआ बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, वेलोसिटी मान लो बाहर की तरफ है, तो जो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो तो ऐसे होगी ना भाई, अरे ऐसे ही होगी ना। तो अब स्पोक्स जो घूम रहे हैं वो आउट ऑफ द प्लेन घूम रहे हैं, मतलब ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाएगी कि रॉड इस तरह से आपने घुमाई और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस आता है, नहीं। आपको पता है कि भाई जिस प्लेन में हमारी रॉड घूम रही हो, याद करो वो फॉर्मूला हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, जिस प्लेन में आपकी रॉड घूम रही है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, समझ आई बात। तो इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी हो सकती है। अच्छा, ये मूव करता हुआ दिख रहा है आपको वर्टिकल प्लेन में ईस्ट से वेस्ट, तो जो नॉर्थ से साउथ होगी वो कैसी होगी, इससे परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी, तो वही चीज है बस। अरे समझ आया ऋषिका, समझ आया तुमको। चलो आगे चल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि हमें कौन सा कंपोनेंट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का यूज करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या फिर वर्टिकल कंपोनेंट। क्लियर है। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो है फाइंडिंग द डायरेक्शन, फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लो कि आप अर्थ के ऊपर किसी एक जगह पे खड़े हुए हो, ठीक है ना, और आप जानना चाहते हो कि भाई नेट अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो अभी तक हमने एक ही तरह के कंपास के बारे में सुना है, आपने कंपास ऐसा सुना होगा कि ये आपका कंपास है अगर, तो उसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो हमेशा कहाँ पॉइंट कर रही होती है, नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही होती है, ये हमें एक चीज पता है, ठीक है ना। अच्छा, इसे हम रखते कैसे हैं, इसे हम हॉरिजॉन्टल रखते हैं, आप अपने हाथ पे रख लोगे इस तरह से, और इस तरह से घुमा घुमा के देखोगे कि नीडल किधर पॉइंट कर रही है, वहां से हमें नॉर्थ डायरेक्शन पता लग जाती है। अब मान लो अर्थ के ऊपर हम किसी जगह पे खड़े हुए हैं, ठीक है ना, और आपने कंपास को हॉरिजॉन्टली अपने हाथ पे रखा, तो कंपास की नीडल किधर पॉइंट करेगी, मैं जानना चाहता हूं कि किस प्लेन में पॉइंट करेगी। बात समझने की कोशिश करो, कल ही हमने देखा है कि एक नोटबुक की तरह दो प्लेन्स होते हैं, ठीक है ना। एक में तो क्या होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ होता है, समझ आ रहा है ना, और एक में आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ होता है, ठीक है ना। ये क्लियर है कि नहीं है। तो इसे मैं बोल देता हूं ज्योग्राफिक मेरिडियन है, कल ही हमने देखा था। ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो अगर मैं अपने हाथ में कंपास को रख लूंगा तो आप समझने की कोशिश करो कि ये नीडल किधर अलाइन हो जाएगी, किस प्लेन में अलाइन हो जाएगी, क्या आप ये बता सकते हो। नेट मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक मेरिडियन में इस तरह से। अच्छा, मैग्नेटिक नीडल हमेशा खुद को अलाइन कर लेती है किस डायरेक्शन में, अलाइंस इटसेल्फ इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ रहा है। तो मान लो आपने रैंडमली कहीं पे भी कंपास रखा होगा ना, तो मैग्नेटिक नीडल कैसे पॉइंट करने लग जाएगी, कुछ इस तरह से पॉइंट करने लग जाएगी, जो कि उसका काम है। समझ आ रही है बात, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम सकती है
अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल में रखे हुए हैं, आप देख रहे हो कंपास को अगर आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है तो नीडल भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम सकती है। तो जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही होगी, मैग्नेटिक नीडल क्या करेगी, खुद को उसी डायरेक्शन में अलाइन कर लेगी। यही इसका काम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये हमारा अगर मैग्नेटिक मेरिडियन है तो मैग्नेटिक नीडल हमारी इस तरह से अलाइन हो चुकी होगी। लेकिन जब आपने कंपास को रखा हॉरिजॉन्टल है तो नीडल भी तो हॉरिजॉन्टल ही रहेगी। क्या इसका मतलब यह है कि वहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है? नहीं, आपको दिख रहा है कि भाई नेट मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे कुछ टेढ़ी है, लेकिन ये कंपास क्या करता है, बस खुद को अलाइन कर लेता है मैग्नेटिक मेरिडियन में। तो इस कंपास की हेल्प से तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं मैग्नेटिक मेरिडियन पता कर सकता हूं। समझ आ रही है बात? मैं क्या पता कर सकता हूं, मैग्नेटिक मेरिडियन पता कर सकता हूं। मैग्नेटिक नीडल पॉइंट कैसे होना चाहती है, आप ऐसा समझने की कोशिश करो कि मैग्नेटिक नीडल पॉइंट तो ऐसे होना चाहती है, लेकिन कंस्ट्रेंट क्या है कि आपने उसे हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है कंपास को। तो नीडल सिर्फ कैसे घूम सकती है, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली तो घूम सकती है, वो तोड़ के कंपास वर्टिकल तो हो नहीं सकती। इसी कारण से वो क्या करती है, जिधर वो पॉइंट कर सकती थी हॉरिजॉन्टल में, उधर पॉइंट करने लग जाती है। तो अब मुझे जरूरत थी कि भाई मुझे मैग्नेटिक मेरिडियन मिल गया है, जिस डायरेक्शन के अलोंग मैग्नेटिक नीडल अलाइन हो जाएगी, आप कहीं पर भी खड़े हुए हो, वही प्लेन होगा मैग्नेटिक मेरिडियन। उस नीडल को कंटेन करने वाला प्लेन कहलाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये स्टेटमेंट आप सीधा सीधा समझ लो, क्या, द प्लेन या द डायरेक्शन अलोंग विच a magnetic needle aligns itself is the magnetic meridian। पर दिक्कत क्या है, कंस्ट्रेंट सिर्फ ये है कि हमारी नीडल हमेशा ही कैसी रह सकती है, हॉरिजॉन्टल रह सकती है, जबकि हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी क्या है, इंक्लाइंड है। ये एंगल हमें पता है, एंगल ऑफ ड्रिफ्ट डेल्टा कहलाता है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए आप एक एपरेटस यूज करते हो जिसे हम नाम देते हैं डिप सर्कल। एपरेटस जो है हमारा कहलाता है क्या, डिप सर्कल। अच्छा, क्या खास है इसके बारे में, तो डिप सर्कल की एक खास चीज है, वो ये है कि आपके पास इस तरह से एक सर्कुलर स्केल होगी, ठीक है ना। हमारे पास एक सर्कुलर स्केल होती है जिसमें कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क्ड रहती है। समझ आ रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन उसके ऊपर क्या रहेगी, मार्क्ड रहेगी, और इसके अंदर एक नीडल फिट की जाती है। लेकिन खास बात क्या है कि ये नीडल जो है मूव कर सकती है किसमें, वर्टिकल प्लेन में। नीडल कैन मूव इन वर्टिकल प्लेन। इससे पहले जो कंपास हम यूज कर रहे थे उसकी नीडल सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम सकती थी, जो आपने देखा होगा जीवन में कंपास, वो वही वाला कंपास है। बस अब हमारे पास एक ऐसा कंपास आया है जो कि कैसा है, वर्टिकल प्लेन में रखा जाता है। ये आपको दिखना है ना, एक सर्कल है, बेसिकली एक सर्कुलर स्केल है, इस पे रीडिंग रहेगी इस तरह से, 0 यहाँ पे रहेगा, फिर 1 डिग्री, यहाँ पे रहेगा फिर 2 डिग्री, यहाँ पे रहेगा फिर 3 डिग्री, इस तरह से। सिमिलरली नीचे भी रहेगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह इस पे क्या रहती है, मार्किंग्स रहती हैं। तो जब आप ये समझो कि ये जो नीडल यहाँ पे अलाइन की गई है, ये नीडल भी वर्टिकल प्लेन में ही है, तो ये कैसे घूम सकती है, ये आपकी नीडल ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है, इस तरह से ये घूम सकती है। समझ आ रहा है बात? तो अब मैं क्या करूंगा, जो पुराना वाला कंपास था उससे तो मैं पता कर लूंगा कि भाई मैग्नेटिक मेरिडियन कहाँ है। एक बार मुझे मैग्नेटिक मेरिडियन मिल गया तो उस प्लेन के अंदर ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो उसमें मैं इस डिप सर्कल को रख दूंगा। अब हमें पता है कि ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है, और मैग्नेटिक मेरिडियन में नेट फील्ड कुछ ऐसे है। तो ये फील्ड कैसे, ये नीडल कैसे घूम सकती है, ये नीडल वर्टिकली घूम सकती है। तो अब ये नीडल खुद को कहाँ अलाइन करना चाहेगी, ये नीडल खुद को अलाइन करना चाहेगी नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। और इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, एंगल ऑफ डिप किसी भी जगह पे मिल जाएगा, और आप बता सकते हो कि किसी भी पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। समझ आया क्या भाई? समझ आया? तो दो कंपास को यूज करके मैं किसी भी जगह पे धरती के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की नेट डायरेक्शन कैलकुलेट करके बता सकता हूं। मैं एक बार फिर से समराइज करके बता रहा हूं।
मान लो आपको किसी जगह ले जाके खड़ा कर दिया गया, आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास दो कंपास हैं। एक कंपास ये है जिसे आप अपने हाथ में रख सकते हो, पर ये कंपास कैसा रहेगा, हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगा इस तरह से। तो इसके अंदर जो नीडल फिट है वो भी कैसे घूम सकती है, हॉरिजॉन्टली घूम सकती है। तो आप क्या करोगे, अपने हाथ के ऊपर नीडल को रख के देखोगे, नीडल जिस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी वैसा एक वर्टिकल प्लेन, उस नीडल को कंटेन करने वाला वर्टिकल प्लेन जो है वही कहलाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। यानी ये हिंट है कि इस डायरेक्शन के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। यानी आप तो ये समझ लो कि इस कंपास को अगर मैंने अपने हाथ पे हॉरिजॉन्टली रखा तो इसकी नीडल हमेशा अलाइन हो जाएगी किसमें, मैग्नेटिक मेरिडियन में अलाइन हो जाएगी। और हमें पता है नेट मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन में ही होती है, बस वो नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रही होती है, ठीक है ना। बस वो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही होती है, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रही होती है। अब मुझे यही पता करना था कि ये एंगल कितना है। वो पता करने के लिए मैंने एक दूसरा एपरेटस यूज किया है जिसे हम कहते हैं डिप सर्कल। अब डिप सर्कल का काम क्या है, डिप सर्कल को मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में रख दिया जाता है, यानी इसे वर्टिकल प्लेन में रख दिया जाता है, और उसकी जो नीडल है जो सेंटर पे हिंज्ड है ये भी सिर्फ वर्टिकल प्लेन में ही घूम सकती है। तो अब ऑब्वियसली अगर किसी जगह पे नेट मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है इस तरह से, तो नीडल खुद को अलाइन कर लेगी इस तरह से और आपको रीडिंग मिल जाएगी। अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है नेट, तो ये खुद को ऊपर की तरफ अलाइन कर लेगी, आपको वो रीडिंग मिल जाएगी। बस याद आपको क्या रखना है कि नीचे वाली रीडिंग्स को हम पॉजिटिव लेते हैं, ऊपर वाली रीडिंग्स को हम नेगेटिव लेते हैं, ये मैंने कल भी बताया था, ठीक है ना। तो डेल्टा बिलो हॉरिजॉन्टल, डेल्टा बिलो हॉरिजॉन्टल को आप कंसिडर करते हो पॉजिटिव, और डेल्टा अबव हॉरिजॉन्टल को आप कंसिडर करते हो नेगेटिव, ठीक है ना। समझ आया क्या। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया गया है 3.6 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, एंड एंगल ऑफ डिप आपको दी गई है 60 डिग्री। तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये आपका वर्टिकल है, और ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी इसकी वैल्यू बतानी है। एंगल ऑफ डिप आपको दिया गया है 60 डिग्री। तो ये HCV में ऐसे ही दिया हुआ सवाल है, बहुत ही फर्जी। आपको पता है BH बराबर होता है B cos थीटा, तो ये हो गया बेसिकली B cos 60 डिग्री, ये हो जाना चाहिए 3.6 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। B की वैल्यू आपको मिल गई 7.2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। हलवा सवाल था। चलो इंपॉर्टेंट चीज़ जो है उस पर आ जाते हैं, ठीक है ना। एपरेंट डिप, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं एपरेंट डिप के ऊपर। समझने की कोशिश करना क्या होता है भाई एपरेंट डिप। आपको ये समझ आ गया है कि अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है ऑब्वियसली। एपरेंट डिप का मतलब क्या है, एपरेंट डिप का मतलब ये है, हमें समझ आ गया है कि अगर हम मैग्नेटिक मेरिडियन में आ जाएं, मैग्नेटिक मेरिडियन में आ जाएं, आपको ये मेरिडियन पता लग जाए, तो फिर आप डिप सर्कल की हेल्प से एंगल ऑफ डिप कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपको समझ आ गया, ठीक है। अब मान लो कि किसी को मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं पता है, समझ आ रहा है, और वो आदमी डिप सर्कल को रख देता है कुछ एंगल बना के मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ। अभी तक हमें ये पता लग गया था कि पहले हमें मैग्नेटिक मेरिडियन फाइंड करना चाहिए, फिर हमें अपने डिप सर्कल को मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में रख देना चाहिए, वहां से जहां नीडल पॉइंट करेगी वो हो जाएगी नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। पर मान लो कि आपको मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं पता है और ऐसा कुछ हो गया है कि अगर ये था आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, तो आपने अपने डिप सर्कल को जो रखा है वो उसके साथ कुछ एंगल बना के रखा है, समझ आ रही बात, और दोनों के बीच में कुछ एंगल है, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। दोनों प्लेन्स के बीच का कुछ ना कुछ एंगल है।
जिसे मैं बोल देता हूं मान लो थीटा, ठीक है ना। तो ऐसी बात समझ सकते हैं हम कि अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, काफ़ी ड्राइंग करनी पड़ रही, कॉपी होती तो बहुत अच्छे से समझा सकते हैं इसे क्लास में, यही समस्याएं हैं ऑनलाइन की, ठीक है ना। तो ऐसा मान के चलो कि इस प्लेन के अंदर तो आपने अपना रखा है क्या, डिप सर्कल, समझ आ रहा है, और इस प्लेन के अंदर है आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड बी। क्या है, क्लियर है क्या, ये बाहर वाला प्लेन क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन है, और ये पीछे वाला जो प्लेन है ये आपका डिप सर्कल का प्लेन है, और इनके बीच में एंगल है कुछ थीटा। यानी मैंने अपना जो डिप सर्कल रखा है उसका जो वर्टिकल प्लेन है वो हमारे मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ कुछ एंगल बना रहा है थीटा। तो क्या आपकी डिप सर्कल की जो नीडल है वो एग्जैक्ट डिप एंगल की वैल्यू बता पाएगी? नहीं बता पाएगी। उसका कारण क्या है, देखो जरा, क्योंकि यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स लेते हैं, एक आता BV, ठीक है ना, और एक आता आपका BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हमारी नीडल जो tan डेल्टा बताती है उस समय पे वो बता देती है कितना, एंगल ऑफ डिप आपसे BV/BH। ये होता अगर आप अपने डिप सर्कल को रख देते मैग्नेटिक मेरिडियन में तो, पर आपका डिप सर्कल कहाँ रखा हुआ है, पीछे वाले प्लेन में रखा हुआ है। अच्छा, पीछे वाले प्लेन में वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, वो तो BV ही है। ये अगर पीछे वाले प्लेन को मैं ड्रॉ करूं तो उसमें वर्टिकल कंपोनेंट तो सेम आ रहा है BV, लेकिन अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करूं तो वो सेम नहीं आएगा, वो BH नहीं आएगा, बल्कि वो कितना आएगा, तो इस कंपोनेंट का अगर आप यहां पे लो, इस वेक्टर का BH वेक्टर का इधर कंपोनेंट लो तो वो आपको मिल जाएगा कितना मेरे भाई, वो मिल जाएगा BH cos थीटा। समझ आई क्या बात? तो आपकी नीडल को लगेगा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कुछ यहां है, तो वो जो आपको एपरेंट डेप्थ बताती है डेल्टा डैश, इसे हम कह देते हैं एपरेंट डिप। एपरेंट डिप क्यों एपरेंट डिप हुई है, क्योंकि आपने अपने डिप सर्कल को मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ कुछ एंगल बनाते हुए रखा था, इसीलिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूरी तरह से उस प्लेन में नहीं है, उसका कुछ कंपोनेंट उधर है, इसीलिए जो डेल्टा आप कैलकुलेट करोगे वो एक्यूरेट नहीं होगा, बल्कि कैसा होगा, एपरेंट होगा। समझ आ रही बात? तो डेल्टा डैश को हम कह देते हैं एपरेंट डिप, और मैं tan डेल्टा डैश की वैल्यू भी बता सकता हूं, ये मुझे कितनी मिल जाएगी, tan डेल्टा डैश आप बता सकते हो, ये हो जाएगा BV/BH cos थीटा। समझ आ रहा है? या मैं इसे कह सकता हूं cot डेल्टा डैश, सॉरी cot डेल्टा डैश, ये हो जाएगा आपका BH/BV cos थीटा। समझ आ रहा है? इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। अब इसके बाद क्या किया जाता है, डिप सर्कल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री। आप अगर डिप सर्कल को 90 डिग्री से रोटेट कर देते हो तो नाउ द एंगल इट मेक्स विद मैग्नेटिक मेरिडियन वो हो जाएगा आपका कितना, 90 डिग्री माइनस थीटा। सीधी सी बात है, ठीक है ना। कैसे रोटेट किया, मतलब 90 डिग्री पे पूरे सर्कल को, जो एपरेटस था ना उसके प्लेन को 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, ये समझो। समझ आ रही है बात? वो 90 माइनस आएगा 90 प्लस आएगा, सेम ही बात है, ठीक है ना। अरे बेटा इस तरफ करोगे तो 90 माइनस आ जाएगा, 90 प्लस होना जरूरी थोड़ी है, 90 माइनस ले लिया, क्या फर्क पड़ रहा है, प्लस कर लो आप, सेम ही बात है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, उसे रोटेट कर दिया इतने से। तो अब क्या होगा, अब आप देख सकते हो कि आपका जो प्लेन है वो एंगल कितना बना रहा है, जो डिप सर्कल का प्लेन है वो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ एंगल जो बना रहा है उसकी वैल्यू है आपकी 90 माइनस थीटा। समझ आई बात? अच्छा, अब क्या होगा, अब हम जानते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट तो सेम ही रहता है, वो तो बदलने नहीं वाला है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में अब समस्या हो जाएगी, क्योंकि ये आपका BH है, तो ये हो जाएगा वो आपका BH cos 90 माइनस थीटा, यानी कि मैं इसे क्या कह सकता हूं, BH sin थीटा।
अच्छा, तो अब जो आपको मिलेगी वो भी एक एपरेंट डिप होगी, और मैं क्या कह सकता हूँ, टेन डेल्टा डबल डैश, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BV बाय BH साइन थीटा, या मैं कह सकता हूँ कॉट डेल्टा डबल डैश, ये हो जाएगा BH बाय BV साइन थीटा। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा कॉट स्क्वायर डेल्टा डबल डैश प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा डैश, ये मिल जाना चाहिए कॉट स्क्वायर डेल्टा। डेल्टा आपकी क्या थी, जहां डेल्टा डैश एंड डेल्टा डबल डैश आर एपरेंट डिप्स, और जो आपका डेल्टा है वो कहलाता है आपका रियल डिप। समझ आया? तो अगर हमें मैग्नेटिक मेरिडियन ना भी पता चल पाए तो भी हम क्या कर सकते हैं, एक जगह पे अपने डिप सर्कल को रखें, जो डिप हमें मिल गई उसे नोट कर लें, 90 डिग्री से अपने डिप सर्कल को घुमाएं, जो दूसरी डिप आई है उसे कैलकुलेट कर लें और इस फॉर्मूले के अंदर रख दें, तो हम क्या कर सकते हैं, बिना मैग्नेटिक मेरिडियन ढूंढे कैलकुलेट करके बता सकते हैं आपको क्या, एक्चुअल डिप। भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एट 45 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी ये आपका अगर मैग्नेटिक मेरिडियन था तो उसमें कुछ वर्टिकल कंपोनेंट रहा होगा, कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहा होगा। आप जो फील्ड ले रहे हो वो हॉरिजॉन्टल में कुछ एंगल पे ले रहे हो, 45 डिग्री पे ले रहे हो, ठीक है ना, समझ आ रही है बात? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा हमारे पास, वो आ जाएगा BH cos 45, और अब जो आपको एपरेंट डिप दिख रही है वो 30 डिग्री दिख रही है, यानी कि tan 30 डिग्री ये हो जाना चाहिए क्या, BV बाय BH cos 45 डिग्री। आपको क्या चाहिए, एक्चुअल डिप चाहिए आपको, ये होती है डेल्टा, तो tan डेल्टा क्या होता है, वो होता है BV बाय BH, तो BV बाय BH की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी tan 30 डिग्री cos 45 डिग्री। समझ आ रही है बात? ठीक है ना, ये आपको मिल जाएगा क्या, tan डेल्टा, जो आपको डिप चाहिए। कितना मिल रहा है ये, tan 30 डिग्री हमें पता है कितना हो जाता है, 1/√3, tan 45 1/√2, तो एक्चुअल डिप आपको क्या मिल गई, tan इनवर्स 1/√6। अरे समझ आया? उन्होंने ये कहा था कि हमने अपने डिप सर्कल को 45 डिग्री पर रखा तो एपरेंट डिप आई 30 डिग्री, तो एपरेंट डिप जब हम निकालते हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही तो बदलता है, सिर्फ उसका कंपोनेंट कम आ जाता है, तो बस उसके हिसाब से निकाल दिया। डिप सर्कल हॉरिजॉन्टली नहीं घूम सकता भाई, वरना डिप नाम ही क्यों होता उसका। हाँ, उसको टेढ़ा रख दोगे तो हॉरिजॉन्टली घूमने लगेगा, जैसे कि नॉर्मल कंपास को वर्टिकल कर दोगे अगर उसका प्लेन, तो वो भी वर्टिकल घूमने लगेगी नीडल। अच्छा, ये बोला है 60 डिग्री पर रखा गया है, ठीक है, तो यहाँ कंपोनेंट क्या था, BH cos 60 डिग्री, तो उन्होंने बताया है कि एपरेंट डिप ये आई है, यानी डेल्टा डैश की वैल्यू है tan इनवर्स 2/√3, यानी tan डेल्टा की वैल्यू क्या है, 2/√3, और tan डेल्टा क्या होता, BV बाय हॉरिजॉन्टल में BH cos 60 डिग्री। आपको क्या चाहिए, tan डेल्टा डैश, आपको क्या चाहिए, tan डेल्टा चाहिए, tan डेल्टा जो कि क्या होता, BV बाय BH, तो ये आपको कितना मिल गया, ये मिल गया 2/√3 cos 60 डिग्री, यानी कि 1/√3, तो डेल्टा आपको कितना मिल गया यहाँ से, 30 डिग्री। अरे चमका के नहीं, पता नहीं क्या क्या आंसर आ रहे हैं लोगों के। अरे समझ पा रहे हो, सिर्फ एपरेंट डिप में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बदल जाता है और कुछ नहीं है। चलो और देखते हैं। ठीक है, तो इन अ पोजीशन apparent dip is 45 degree and when rotated
by 90 degree, the apparent dip is 53 degree. Find true dip. Find true dip. तो cot स्क्वायर डेल्टा डैश प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा डबल डैश बराबर कॉट स्क्वायर डेल्टा। तो कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 53 डिग्री, ये हो जाना चाहिए आपका कॉट स्क्वायर डेल्टा। था ही क्या इसमें? तो कॉट 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस कॉट 53 डिग्री यानी tan 53 डिग्री होता है हमारा 3/4, है ना। tan 53 डिग्री होता है 4/3, तो ये 3/4 हो जाएगा यानी कि 9/16। ये होना चाहिए कॉट स्क्वायर डेल्टा। अच्छा 37 दिया है क्या? 37 बोला था क्या मैंने? कौन बोल रहा है ये? सही तो है। तो ये मिल जाएगा आपको कितना 25/16। ये होना चाहिए कॉट स्क्वायर डेल्टा यानी कि कॉट डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? कॉट डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 5/4। तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी कॉट इनवर्स 5/4। मृगांका जी ये 37 डिग्री नहीं होता है। ठीक है ना, समझ आया? चलो कोई डाउट किसी को? तो क्या डिप सर्कल वाले क्वेश्चन कर सकते हो आप? डिप सर्कल वाले क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा जा सकता है आपसे, या तो वो आपको एपरेंट डिप दे देंगे और पूछेंगे एक्चुअल डिप क्या है, या फिर वो इसी तरह से दो पोजीशन चेंज करेंगे और आपसे पूछेंगे कि एक्चुअल डिप क्या थी। क्या मैं अगले टॉपिक पे चल सकता हूँ? बताओ भाई। अरे बोलो। चलिए, तो अगला टॉपिक है हमारा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। तो हमें पता है कि गैल्वेनोमीटर के कई इस्तेमाल थे। इससे पहले हमने जो देखा था वोल्टमीटर एमीटर, वो बनाया गया था विद द हेल्प ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। इससे पहले हमें एक पढ़ना है गैल्वेनोमीटर जिसे हम कहते हैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना। तो अब देखो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है क्या। तो ऑब्वियसली एक इंस्ट्रूमेंट है टू मेजर करंट। करंट को मेजर करने के लिए आप ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो। अब इसमें होता क्या है, तो हल्का सा डायग्राम बताने की मैं कोशिश करूंगा। एक इसमें इस तरह से कॉइल होती है जिसमें कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं जो कि हमें नोन होते हैं। ठीक है ना, तो मैं इसे कॉइल बोल सकता हूँ। एक कॉइल है हमारे पास। अच्छा, फिर क्या होता है इसके अंदर, ये देख रहे हो ना, वर्टिकल प्लेन में अगर हमारी कॉइल है तो एक हॉरिजॉन्टल कंपास फिट किया गया होता है। ठीक है ना, एक हॉरिजॉन्टल कंपास को इसमें फिट किया गया होता है और ये पूरी चीज फिक्स्ड है। ठीक है ना, और इस तरह से हमारे पास एक टर्न टेबल है जिससे कि आप इसे रोटेट कर सको। ठीक है ना, रोटेट किया जा सकता है इस टेबल के ऊपर एक तरह से। और यहाँ पे हमारे पास करंट के आने और जाने के लिए दो पोर्ट होते हैं। ठीक है ना, एक तरफ से करंट को आप एंटर करवाओ, एक तरफ से करंट को आप क्या करवाओ, एग्जिट करवाओ। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कॉइल है विद नोन नंबर ऑफ टर्न्स। नोन नंबर ऑफ टर्न्स। अच्छा, अब ये सेटअप ऐसा है कि जो भी करंट यहाँ से आएगा वो इस कॉइल में से फ्लो करता है। ठीक है ना, और यहाँ से एग्जिट कर जाता है, इसलिए इन्हें टर्मिनल्स बोल देते हैं हम T1 और T2। ठीक है ना। अब देखो,
बात यह है कि आप इसे अलाइन कैसे करते हो, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, ठीक है ना। तो द कॉइल इज अलाइंड इन मैग्नेटिक मेरिडियन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास कॉइल है इसे मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन में अलाइन कर दिया है। तो आप ये कह सकते हो कि उस समय पर नीडल कहाँ पॉइंट कर रही होगी, तो नीडल इज ऑल्सो अलाइंड इन मैग्नेटिक मेरिडियन। सीधी सी बात है। अरे सही है कि नहीं है भाई, नीडल तो चाहती थी मैग्नेटिक मेरिडियन में खुद को अलाइन करना। अब आपने क्या किया कि ये जो हमारा कॉइल था इसे मैग्नेटिक मेरिडियन में आपने अलाइन कर दिया है। यानी कि इस तरह से अगर आपका मैग्नेटिक प्लेन है तो आपकी कॉइल इस तरह से आपने उसके अंदर अलाइन कर दी है। हाँ, कंपास उसमें से परपेंडिकुलर आ रहा है, पर नीडल तो खुद को अलाइन कैसे कर लेगी, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही अलाइन कर लेगी। तो यहाँ हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, यहाँ कुछ वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक है ना। तो वर्टिकल तो ये घूम नहीं सकती है, तो ये खुद को कहाँ अलाइन कर लेती है, हॉरिजॉन्टल में अलाइन कर लेती है। अच्छा, अब होगा क्या, जैसे ही करंट का आप फ्लो कराओगे, व्हेन करंट फ्लोज, तो आप देख सकते हो कि इस कॉइल के अंदर भी करंट फ्लो करने वाला है। तो क्योंकि इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेगा तो ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। और ये कैसे प्रोड्यूस करेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड खुद के प्लेन से परपेंडिकुलर प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं कि कॉइल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन। कैसे पता लगा मुझे परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन, क्योंकि कॉइल खुद रखी है मैग्नेटिक मेरिडियन में, और कोई भी करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है खुद के प्लेन से परपेंडिकुलर, तो इसने भी फील्ड प्रोड्यूस की होगी मैग्नेटिक मेरिडियन से परपेंडिकुलर। अच्छा, ऐसा करने पे अब क्या होगा, तो अब ऐसा सोच के देखो कि आपकी जो नीडल थी वो इस तरह से अलाइंड है, ठीक है ना, ये हमारी नीडल है, ये इस तरह से अलाइंड है। अच्छा, यहाँ हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और जो लूप है, जो हमारी कॉइल है वो इस तरह से रखी हुई है, उसने एक मैग्नेटिक फील्ड बना दी है बाहर की तरफ B, तो ये है ड्यू टू कॉइल। तो क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन में नेट मैग्नेटिक फील्ड अभी भी मैग्नेटिक मेरिडियन में रहेगी या बदल जाएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड अभी भी मैग्नेटिक मेरिडियन में रहेगी या बदल जाएगी, बताओ जरा जल्दी से। हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल की बात ही नहीं कर रहा मैं, आपको साफ दिख रहा है कि भाई अर्थ ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड इधर प्रोड्यूस की थी, और जो लूप है उसने अपनी मैग्नेटिक फील्ड इधर प्रोड्यूस कर दी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड तो इनके बीच में कुछ आ जाएगी ना। इसको अगर मैं इस तरह से ड्रॉ कर दूं, ये हमारी बी में ड्रॉ कर दूं ड्यू टू कॉइल, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड तो कुछ इस तरह से आ जाएगी। और नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप बता सकते हो कितनी, अंडर रूट ऑफ बी हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें किसी को कोई समस्या, समझ आ रहा है कि ये ठीक है। तो आपकी मैग्नेटिक नीडल क्या हो गई है, रोटेट हो जाएगी ऑब्वियसली। अच्छा, अब बी की वैल्यू कितनी होगी मैं वो भी बता सकता हूं। तो फील्ड जनरेटेड बाय कॉइल अगर मुझसे पूछा जाए तो बी की वैल्यू भी मैं बता सकता हूं कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2r। आर जहां पे रेडियस ऑफ कॉइल है, आर जहां पे रेडियस ऑफ कॉइल है, आपको पता है कि आर रेडियस की अगर आपकी कॉइल है तो जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट आई बाई 2r। और क्योंकि कॉइल के अंदर n टर्न्स हैं तो फील्ड क्या हो जाएगी आपकी n टाइम्स हो जाएगी। समझ आ रही है बात। अच्छा, अब क्या करते हो आप, वहां पे कितने एंगल से आपकी नीडल घूमी है ये तो आप मेजर कर ही सकते हो। कैसे मेजर कर सकते हो, क्योंकि जिस कंपस में हमने नीडल फिट की थी उस कंपस में मार्किंग तो होंगी, तो कितने एंगल से हमारी नीडल रोटेट हुई है मैं वो भी कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर मैंने वो कैलकुलेट कर दिया तो मैं सीधे से यहां से देखो जरा क्या बता सकता हूं, ये पूरी चीज हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये समझ रहे हो ना, बी एच और बी नेट, ये पूरा का पूरा डायग्राम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, मैं वर्टिकल प्लेन को भूल गया हूं। तो ये एंगल अगर थीटा है तो क्या मैं टेन थीटा की वैल्यू बता सकता हूं, टेन थीटा हो जाएगा बी बाय बी एच, जहां पे बी होगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल
और बी एच होगा मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। यानी कि मैं बी को कह सकता हूं क्या, बी एच टेन थीटा, और थीटा के लिए रीडिंग्स हमारे पास हैं ही। अच्छा, बी की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, तो म्यू नॉट एन आई बाई टू आर, ये हो जाना चाहिए आपका क्या, बी एच टेन थीटा। तो यहां से आपको मिल जाती है किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू। आई आपको मिल जाता है कितना, टू आर बाय म्यू नॉट एन बी एच टेन थीटा। तो ये हमारा वर्किंग है किसका, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का। समझ आया? इफेक्टिवली मैंने क्या किया है, एक करंट कैरिंग लूप लिया है, उसको मैंने किस में प्लेस कर दिया है, मैग्नेटिक मेरिडियन में प्लेस कर दिया है। बीवी को निगलेक्ट क्यों कर दिया मेरे भाई, मेरी नीडल वर्टिकल में घूम ही नहीं सकती, मेरी नीडल वर्टिकल में घूम ही नहीं सकती, तो उस पर वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जब उस पर वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड का फर्क ही नहीं पड़ता, आपकी नीडल घूम ही हॉरिजॉन्टल में सकती है, तो वर्टिकल कुछ भी वैल्यू रहे क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ हम एंगल ऑफ डिप की बात नहीं कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होना मेरे भाई। यहाँ पे बात ये हो रही है कि आपने अपने कंपास को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा, तो वो खुद को अलाइन करना चाहता था बीएच के अलोंग, लेकिन उस लूप ने खुद ने फील्ड परपेंडिकुलर प्लेन में बना दी, तो नेट फील्ड जो हॉरिजॉन्टल में थी वो भी अब कैसी हो गई है, टेढ़ी हो गई है। क्या ये क्लियर है आपको? तो इस तरह से हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसे जनरली I बराबर K tan थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। यहाँ पे K कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, तो K को आप कह देते हो क्या, रिडक्शन फैक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर, रिडक्शन फैक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना, सिंपल है। तो जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ज्यादा करंट होगा, ये आप बता सकते हो। किसी को कोई समस्या तो नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है आपको बिल्कुल। अच्छा, इसी में एक और टर्म आ जाती है जिसे हम कहते हैं सेंसिटिविटी, कि आपका गैल्वेनोमीटर कितना सेंसिटिव है। तो आई हमें मिल चुका है क्या, के टेन थीटा, ठीक है ना। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो मुझे डी आई की वैल्यू मिल जाएगी के सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। दोनों को डिवाइड करो तो डी आई बाई आई आपको मिल जाएगा कितना, के सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई के टेन थीटा। ये आ गया भाई टू डी थीटा बाय साइन टू थीटा। समझ आ रहा है? तो डी थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, डी थीटा की आपको वैल्यू मिल जाएगी हाफ साइन टू थीटा इंटू डी आई बाय आई। तो जितना ज्यादा सेंसिटिव हो, जितना जितना ज्यादा आपका गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव होगा बेसिकली, उतना ज्यादा उसमें क्या आना चाहिए, डिफ्लेक्शन आना चाहिए। कौन सा गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव कहलाएगा, आपने बहुत थोड़ा सा करंट उसके अंदर फ्लो कराया और वो काफी ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करे, तो ऐसे गैल्वेनोमीटर को हम ज्यादा सेंसिटिव कह देते हैं। समझ आ रही है बात? तो इस चीज को अगर आपको मैक्सिमाइज करना है तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा सेंसिटिव हमारा गैल्वेनोमीटर कब रहेगा, व्हेन साइन टू थीटा इज मैक्सिमम। जब साइन टू थीटा की वैल्यू लार्ज होगी, आप कह सकते हो उस समय पे सेंसिटिविटी कैसी होगी, हाई होगी। तो आप देख सकते हो साइन टू थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, साइन टू थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है मेरे भाई, 1 हो सकता है ऑब्वियसली। कब हो सकता है, जब थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 45 डिग्री रहेगी। तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर सबसे ज्यादा सेंसिटिव रहता है व्हेन डिफ्लेक्शन इज अराउंड 45 डिग्री। ये आपको याद रखना है। हाँ जी भाई, तो एकदम आसान सवाल, ये रहा सॉल्यूशन। आपको पता है कि I बराबर आता है 2r बाय म्यू नॉट n इंटू बी एच टेन थीटा। अभी ताज़ा ताज़ा फॉर्मूला बताया गया था। ठीक है ना, इसमें बस वैल्यू पुट करनी थी। बी एच आपको मिल जाएगा भाई कितना, म्यू नॉट एन आई बाय टू आर टेन थीटा। पुट कर दो, म्यू नॉट सबको पता है 4 पाई 10 की पावर -7, एन भी दे दिया गया है सवाल में 66, करंट भी दिया गया है 0.1 एम्पियर बाय 2 तो भगवान ने दिया है, रेडियस भी हमें दी गई है 22 सेंटीमीटर, और टेन थीटा भी दिया गया है, ठीक है ना। टेन थीटा कितना होता है, 1045, यानी कि 1।
सॉल्व कर लो भाई। 3.8 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला आपका आंसर आ जाना चाहिए।